हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तक हमने क्या देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, पहले तो नील बोर साहब आए, उनने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे? प्लैंक साहब आए थे। प्लैंक साहब ने क्या बोला कि जो लाइट होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वो भी कैसे बनी होती है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड एज क्वांटम, और लाइट के लिए क्या बोलते हैं उसको? फोटोन। यानी कि उन्होंने क्या माना है? लाइट को पार्टिकल माना है, पार्टिकल नेचर। बट कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि अगर हम बात करें आइंस्टीन की, एल्बर्ट आइंस्टीन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या माना था? इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना था, ठीक है। और एक मैकेनिकल मॉडल था, इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अब ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसके अंडर में दो चीजें आती हैं, एक आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और दूसरा आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम एक एक करके दोनों चीजों को समझते हैं। अच्छा, डी ब्रोगली साहब साइंटिस्ट, क्या हुआ कि आपको एक कहानी के फॉर्म में इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, जिन्होंने क्या बोला? एक फॉर्मूला दिया जिसको क्या बोला उन्होंने? E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू हम पढ़ चुके हैं, बढ़िया सवाल भी किया हमने। ये ने बोला कि जो प्लैंक साहब थे, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है किसी भी लाइट की या रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की। E इज इक्वल टू एच न्यू बोल दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो थे वो फॉलो करते थे वेव मैकेनिकल मॉडल, मतलब वो मानते थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्म में घूमता है? वेव के फॉर्म में। आप देखिए कैसे घूमता है इलेक्ट्रॉन, देखिएगा। सपोज ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी हमने बोला है कि ऐसे घूमता है, लेकिन वो भी कैसे घूमता है? वेव के फॉर्म में घूमता है, ऐसे। एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। किसके फॉर्म में घूमता है? वेव के फॉर्म में। ये वेव्स हैं, दीज आर नंबर ऑफ वेव। ये इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, बट किसके फॉर्म में घूम रहा है? वेव के फॉर्म में घूम रहा है। एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस हाफ होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन, और ये दिया था प्लैंक ने। अब दोनों लड़ने को उधर है कि भैया हम तो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो होती है, जो वेव इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल है, मतलब लाइट इज अ पार्टिकल, और इन्होंने बोला कि लाइट एक वेव है, ठीक है। अब देखो पूरी हम लाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमे, इलेक्ट्रॉन वहां से जब बाहर से अंदर वाले ऑर्बिट में था, तो वेव लाइट ही तो एमिट करता है, तो हम एक्चुअली में लाइट की ही बात कर रहे हैं। अब वो लाइट को प्लैंक ने माना था कि ये पार्टिकल से बनी है, और इन्होंने माना कि ये वेव है, तो भैया दोनों लड़ने लग गए। अब आए हमारे डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब ने बोला कि हम उसको वेव भी मान लेते हैं और उसको पार्टिकल भी मान लेते हैं। उन्होंने ये बोला कि इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ, यानी कि वेव और पार्टिकल, उन्होंने बोला कि अगर हम दोनों आपकी बात मान लें कि आपने बोला कि वेव है तो चलो ठीक है वेव मान लिया, आपने बोला पार्टिकल है तो पार्टिकल भी मान ली, तो एक और बात हमें आपको हमारी माननी पड़ेगी कि अगर हम लाइट के दो नेचर मानते हैं, दो नेचर मतलब एक लाइट और दूसरा पार्टिकल, सॉरी एक वेव और दूसरा पार्टिकल, तो उन्होंने ये बोला देन दिस डुअल नेचर इज ट्रू फॉर मैटर आल्सो। मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर लाइट को वेव है और वेव को हम पार्टिकल मान रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी पार्टिकल होगा, अगर उसको थ्रो किया जाएगा तो वो वेव क्रिएट करेगा। फिर से समझाता हूँ। सपोज उन्होंने बोला कि लाइट इज अ वेव, ठीक है, वेव है, और वेव क्या है? उन्होंने बोला पार्टिकल भी है। तो उन्होंने बोला कि अगर वेव पार्टिकल मान रहे हो तो पार्टिकल को भी वेव मानना पड़ेगा, मतलब है वही चीज, बट उन्होंने घुमा के बोल दिया, तो हम लोग डर गए, भैया ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ भी डरने वाली चीज नहीं है। क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि अगर कोई भी वेव, लाइट को वेव माना, और उन्होंने बोला कि पार्टिकल भी है, तो लाइट की वेव जो है वो पार्टिकल हो सकती है, तो कोई भी पार्टिकल इस दुनिया का होगा वो वेव नेचर शो करेगा। सपोज मैं अब ये इसका कैप ले लीजिए, अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो ये एक पार्टिकल होगा, ये तो कैप बहुत बड़ा पार्टिकल है। कोई भी छोटा कंकड़ आप ले लीजिए, अगर आप उसको फेंकते हैं तो इन्होंने बोला कि वो एक वेव क्रिएट करेगा, मतलब वेव के फॉर्म में जाएगा। हाँ, वो वेव आपको दिखेगी नहीं, वो बात अलग है। क्लियर है? अगर वेव है तो पार्टिकल मान रहे हो, मतलब अगर वेव को पार्टिकल मान रहे हो तो पार्टिकल को भी वेव मानना पड़ेगा। ये डी ब्रोगली साहब ने कहा।
अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक और अपना रिलेशन दिया कि जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। अब मोमेंटम क्या होता है भैया, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो m × v। किसी भी पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m × v। यहाँ p की जगह मैं दोनों लिख सकता हूँ। तो सोचिए, अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ा दिया, या सिर्फ मास बढ़ाया या सिर्फ वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये घट जाएगा, या फिर इन दोनों को बढ़ा दिया तो भी ये घट जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, अगर इनको बढ़ा दोगे ये घट रहे हैं, ये घटा दोगे तो वो बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन है, ठीक है। अब ये रिलेशन आया कहां से, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए, अब डी ब्रोगली साहब चूंकि वकील के फॉर्म में आ गए, उन्होंने प्लांक साहब को भी मान लिया और उन्होंने बोला कि आइंस्टीन साहब आप भी ठीक हो और प्लांक साहब आप भी ठीक हो। तो दोनों भैया कैसे काम चले, देखो आप। उन्होंने बोला कि E = mc²। ये भी आप रेडिएशन की बात कर रहे हो, मतलब किसी भी लाइट की बात कर रहे हो। और E = hν, ये उन्होंने प्लांक साहब से बोला। भैया आप भी तो लाइट की एनर्जी दे रहे हो, तो दोनों ही एनर्जी हैं। mc² भी एनर्जी है और hν भी एनर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, झगड़ा सुलझाने के लिए उन्होंने इन दोनों एनर्जी को बराबर कर दिया। मतलब mc² = hν। न्यू को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, hc/λ। ये mc² हो जाएगा, एक सी से एक सी कैंसिल, ये लैम्डा इधर आ जाएगा, तो लैम्डा h/m × c। यहाँ पे c होती है स्पीड। क्या होती है, स्पीड। अगर ये लाइट की बात की जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं किसी और रेडिएशन की बात करूंगा तो स्पीड को मैं लिख दूंगा यहाँ पे m × v, यानी कि वेलोसिटी। सीधी सी बात है, अगर लाइट को लिया है तो लाइट के लिए c आती है, ठीक है। और अगर किसी और की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, तो मैंने एक क्या बना दिया रिलेशन, लैम्डा = h/mv। मैंने नहीं बनाया, डी ब्रोगली साहब ने बनाया, ठीक है, ठीक है। अब इस mv को अपन क्या लिख सकते हैं, h/p लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो यहां से डराइव हुआ है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगे तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा = h/p। अब देखो यहाँ पे सबसे आसान सवाल क्या बनेगा, लैम्डा = h/p। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक वेव है, ठीक है, उसका मोमेंटम दिया आपको। क्या दिया है, मोमेंटम दिया। h की वैल्यू पता है, मोमेंटम पता है, तो आप क्या उसका लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत आसान सवाल है, वो मैं करवाने के लिए टाइम पास नहीं करूंगा, वो तो आपको बन जाना चाहिए। अगर मान लीजिए लैम्डा दिया है, मोमेंटम पूछा है, तो बहुत आसान से सवाल है, ये तो आपको आनी चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इतने आपको कोई नहीं बताएगा और, ठीक है। ये हो गया एक्चुअली में। अब बात आती है, ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था। अभी बात बताइए, डी ब्रोगली सामने इन दोनों का झगड़ा तो सुलझा दिया। उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है, बोल दिया इन्होंने। अब सबसे पहले नील बोर साहब पढ़े थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, वो गुस्साते हुए चले आए, बोले भैया तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि लाइट वेव है, हम कैसे मान लें कि लाइट वेव है। हमने जो दिया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनका mvr जो है वो nh/2π के बराबर हो। तो बोले ये प्रूफ करके दिखाओ पहले, तब मानेंगे कि लाइट वेव है। उन्होंने ये बोल दिया, तो डी ब्रोगली साहब को और गुस्सा आ गया। उनने बोला, ये मैं डायग्राम भी मैंने बनाया था, वो देखिए अब ध्यान से। अगर मान लीजिए इस वेव में एक वेव ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सपोज कीजिए इस पूरे एक सर्कुलर पाथ में 5 वेव आ गई, ठीक है। एक वेव की वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। सोचिए यहाँ तो मैंने 5 बनाई है, यहाँ तो कुछ और नंबर भी हो सकता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ n। क्या लिख देता हूँ, n। मतलब मुझे नहीं पता कितनी वेव है, तो मैंने बना दी ऐसे ही, कुछ भी हो सकता है वहां तो मैंने बोल दिया n लैम्डा। अब ये जो n लैम्डा है, मतलब ये एक वेव की लंबाई, ठीक है, एक वेव की वेवलेंथ हो गई लैम्डा। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव होंगी, तो यहाँ से शुरू करके पूरी जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कुलर पाथ की, ये हो जाएगा 2πr के बराबर। अगर यहाँ से आप उस रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतना ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता। चलिए अब अपन पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है भैया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है।
ध्यान से देखिए क्या लिखा। इन्होंने बोला कि अगर आप, एक तो पहले आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है, फिर आप ये भी बोल रहे हो कि वो जो वेव है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें भी वेव के फॉर्म में घूम रहा है पहले सर्कुलर पाथ है और वो भी एक वेव। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एग्जैक्ट पता करना। ठीक है, देखिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एट गिवन इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं ये बता रहा था कि अगर देखिए अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वेव के फॉर्म में, वो भी सर्कुलर पाथ में, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बट हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। अप्रॉक्स मतलब अनसर्टेन, हम सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट हम एक अनसर्टेन मतलब अप्रॉक्स वैल्यू जरूर बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली, एट गिवन इंस्टेंट, एक ही टाइम पर किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी पता लगाना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा x है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, ये अप्रॉक्स पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? अब आपको जब क्वेश्चन में आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो वहां पे आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वैल्यू इज दिस, मतलब आपको वो किसकी वैल्यू दे रहा है? डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रहा है। अगर आपको बोला है कि द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज दिस, तो आपको क्या दे रहा है? वो डेल्टा पी की वैल्यू दे रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? h/5 से h/4 पाई से ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा इस फॉर्मूले से और दूसरे फॉर्मूले डायरेक्ट करता हूं। ये मैंने लिखा डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ऊपर भी डेल्टा t से और नीचे भी डेल्टा t से, डेल्टा t का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो याद कीजिए, अगर आपने फिजिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है किसका? फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू डेल्टा x इनटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। एक ये फॉर्मूला बन गया फोर्स के फॉर्म में। क्यों दिया मैंने ये? अब मान लीजिए अगर आपको चेंज इन ये नहीं दिया, चेंज इन मोमेंटम नहीं दिया, आपको दिया है कि फोर्स दिया है आपको क्वेश्चन में, और टाइम दिया है कि इतने टाइम के लिए हुआ है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, टाइम की वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा x को सॉल्व करना है तो इन दोनों को नीचे ले जाइए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सब सवाल करवाऊंगा मैं। अब इससे रिलेटेड एक और डेरिवेशन करते हैं, एक और फॉर्मूला डेराइव करते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एक और चीज फिजिक्स में, फोर्स इनटू ये डेल्टा x क्या है? डेल्टा x इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अप्रॉक्स पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी और 2 सेकंड बाद में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मेरा डिस्टेंस चेंज हुआ है, अभी वहाँ था 2 सेकंड में यहाँ गया, तो मैं डिस्प्लेस हुआ हूँ। ऐसे ही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डेल्टा x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन बोलते हैं वर्क और एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला होता है? वर्क और एनर्जी का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या अपना नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा x तो पहले से था, नहीं सॉरी, डेल्टा x को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? एनर्जी इनटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई।
शायद आपको नहीं समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी इसमें रिवाइज कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर वो एटम में घूम रहा है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट वो भी, तो आप उसका अप्रॉक्स कर सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अच्छा मैं डेल्टा पी को और क्या लिख सकता था, एम इंटू डेल्टा वी भी लिख सकता था, यानी कि हमारा नया फॉर्मूला क्या बन सकता था कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मैंने सिर्फ यहाँ पे चीजों को चेंज किया है, डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी रख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैंने ऊपर डेल्टा टी नीचे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स और ये डेल्टा टी रहेगा, ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को एनर्जी मानता हूँ तो एनर्जी इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इन चारों से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अनसर्टेन, देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली में तो आपको जितना वही मास्टर आपको बता रहा है आप उतना करते जाइए, ठीक है। मैं आपको जितना समझा रहा हूँ और जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वही टॉपिक्स जो हैं आपके नीट में आते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, वरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा सकता था, बट मैं आपको सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना होता है सिलेक्ट होने के लिए, आपको सिलेक्टेड पढ़ना है सिलेक्ट होने के लिए। तो मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सिलेक्टेड ही है, सिलेक्टेड पढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ। तो बस आप वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाइए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।